द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रीमती सुपेरिया सूले। आज इसको हम देखते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट का सीधा मतलब है कि ऑफिस का टाइम ख़त्म तो ऑफिस का काम भी ख़त्म। कंपनी अपने वर्किंग आवर्स के बाद किसी भी एम्प्लॉय को ईमेल, कॉल, मैसेजेस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती या फिर आगे कुछ वर्क से रिलेटेड उनसे उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती। ये क्यों ज़रूरी है? आज की दुनिया में वर्क फ्रॉम होम, रिमोट जॉब जैसी चीज़ें निजी ज़िंदगी की दीवारें तोड़ दी हैं। नतीजा एम्प्लॉयज़ में, लोगों में स्ट्रेस बढ़ रहा है, नींद खराब हो रही है, फैमिली टाइम तो एकदम गायब सा ही हो गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट इसी प्रॉब्लम का समाधान है ताकि लोगों को आराम करने का अधिकार मिले। यह भारत में अभी कानूनी रूप से लागू नहीं हुआ है। अभी इस पे विचार, अभी ये अभी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इसे अभी कानून बनने में समय लगेगा। लेकिन हाँ, फ्रांस, इटली, स्पेन, आयरलैंड ऐसी जगहों पे जो ये ऐसी कानूनें अच्छी से वहाँ पे इन्फोर्स हो चुकी हैं। भारत में इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि एम्प्लॉयज़ में तनाव कम करना, बेहतर फैमिली टाइम सभी को मिले। और इससे ऐसा नहीं है कि बस एम्प्लॉयज़ की ही बेनिफिट्स की बात हो रही है। इससे अगर किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा बेनिफिट अच्छे से रिफ़्रेशमेंट अच्छे से मिलेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी इन्हेंस होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि हमारे यहाँ SIR पे जो काम कर रहे थे BLO अधिकारी वगैरह, इसमें बहुत सारी सुसाइड की केसेस सामने आए हैं। और ये बेसिकली काम के स्ट्रेस की वजह से ही काफ़ी सारे टीचर्स ने सुसाइड कर लिया, लगभग 10-11 लोगों ने। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें अब मुझे तो लग रहा आ रही है। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसमें पहले सेक्शन में ये लिखा हुआ है। पहले सेक्शन के ये लाइक शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का क्लॉज है। इसमें लाइक इस बिल को दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट 2025, इसको इस नाम से जाना जाएगा और ये पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होगा। इसके बाद में ये लाइक जिस दिन से पास हो जाएगा और ऑफिशियल गजट आ जाएगा तब से ये इन्फोर्स होगा। आगे बढ़ते हैं तो दूसरे सेक्शन में डेफिनेशन क्लॉज है। बेसिकली ये डेफिनेशन क्लॉज डेफिनेशन है। यहाँ पे कुछ टर्म्स के डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी, कंपनी, आउट ऑफ वर्क, सोसाइटी एंड प्रेस्क्राइब्ड। इसको एक एक करके हम गो थ्रू करते हैं। एनुअल रिपोर्ट मीन्स द रिपोर्ट गिविंग द डिटेल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज टेकन अप over the year by the authority and detailing about the target set and target achieved। ये एक तरह की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है कि जो भी ये टारगेट सेट किए रहेंगे और जो भी टारगेट अचीव्ड होगा उसके डेविएशन के बारे में इसमें चीज़ें मेंशन होगी।
और ये लाइक ये एनुअल रिपोर्ट लाइक ये अथॉरिटी जो भी बनेगी, इसमें आगे चल के हम देखेंगे किस किस तरीके की अथॉरिटी बन रही है, तो वो एक उन लोगों का एक एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट होगा कि कैसे इन्होंने सोसाइटी को बेनिफिट किया है इस स्पेसिफिक इस एक्ट के द्वारा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स द इन द केस ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, है ना, एंड इन अदर केस सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन में इसमें दिया है कि अगर कहीं पे स्टेट मेंशन है तो वो स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा। अगर कहीं पे बस ऐसे लाइक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कहीं ऐसे साफ सुथरा लिखा हुआ है जहाँ पे स्टेट मेंशन नहीं हुआ है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। अथॉरिटी मीन्स द एम्प्लॉयज़ वेलफेयर अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3, अभी आगे हम देखेंगे। कंपनी मीन्स एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसमें ज़्यादा जोर नहीं देना है, जैसे आप समझ लो कि लाइक प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड, ये सारी चीज़ें, सेक्शन 8 निधि, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी तरह की कंपनियां हैं, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें। बस डेफिनेशन में दे दिया है कि कंपनीज एक्ट में जो कवर कंपनी है 2013 में, वही मान ली जाएगी कंपनी। आउट ऑफ वर्क आवर्स, इसका मतलब है द टाइम अदर देन विच इज अग्रीड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन द वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज वर्क आवर। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो भी वर्क आवर आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में निर्धारित है, लाइक अगर आप 10 से 4 के बीच में आप अपने ऑफिस में काम करते हो, तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के म्यूचुअली एग्रीमेंट के बेसिस पे ये टाइम निर्धारित हुआ है। तो अगर अब 4 से 5 बज रहा है तो ये आउट ऑफ वर्क आवर हो जाएगा। सिंपल सा मतलब इतना ही है। सोसाइटी मीन्स एन एंटिटी रजिस्टर्ड एज सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ये बेसिकली जैसे कंपनी का डेफिनेशन दिया है वैसे ये भी, कि मतलब सोसाइटी भी इसमें कवर है। और प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल मेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो ये छोटा सा डेफिनेशन क्लॉज है। आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वेलफेयर अथॉरिटी का सेक्शन है। इसमें बेसिकली किन किन लोगों को मिला के एम्प्लॉयज़ वेलफेयर अथॉरिटी बनेगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसको भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। विद द इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में by the notification appoint there shall be constituted for the purpose of this act an authority to be known as employees welfare authority consisting of the following member। जिस दिन भी ये बिल एक्ट बन जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई नोटिफिकेशन किसी भी प्रकार से लोगों की जो अपॉइंटमेंट हो जाएगी, है ना, तो उसको एम्प्लॉयज़ वेलफेयर अथॉरिटी एक बनाने में इन लोगों की भूमिका रहेगी। इन लोग को मिला के बनाया जाएगा। लाइक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद से सेक्रेटरीज ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इनके एक्स ऑफिसियो रहेंगे। ठीक है, फिर चीफ लेबर कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल लेबर ब्यूरो, इनके भी एक्स ऑफिसियो रहेंगे।
और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट सच मेंबर of officers, staff as considered necessary for the functioning of authority। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि इस अथॉरिटी को चलाने के लिए जिन जिन लोगों की आवश्यकता होगी उनको अपॉइंट किया जा सकता है। द सैलरी एंड अलाउंस पेबल टू and other terms and condition of services of officer and staff of authority shall be such as may be prescribed। मतलब इनकी सैलरी और अलाउंसेस जो भी रहेंगी वो आगे देखा जाएगा, जब ये चीज़ें बनेंगी तो उस समय पे ये सारी चीज़ें निर्धारित की जाएंगी। आगे देखते हैं। द अथॉरिटी शैल मीट सच The authority shall meet at such time and places and shall observe such rule of procedure in regard to transaction of businesses at its meeting as may be prescribed by the central government। ये बेसिकली जो अथॉरिटी बन गई है उसकी एक प्रॉपर मीटिंग के लिए एक प्रोविज़न इसमें डाला जा रहा है चीज़ों को देखने के लिए कि कैसे फंक्शन कर रही हैं ये सारी चीज़ें। और द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अटेंड मीटिंग बाय द मेंबर्स रिफर्ड इन सबसेक्शन ए टू एफ ऑफ सेक्शन 3। अरे मतलब ये लोग जो आएंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए वो सारे खर्चे जो भी हैं शैल बी बोर्न बाय देयर मिनिस्ट्री, उनके रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री उठाएंगे, कंसर्न कंट्रोलिंग अथॉरिटी। आगे फिर देखते हैं फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी, मतलब ये क्या काम करेंगे। इसमें द अथॉरिटी शैल डिस्चार्ज सच फंक्शन एज मे बी नेसेसरी टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंट्री एंड formulate a charter that outline the terms and conditions to be negotiated between the employees and employer of the company or society within 1 year from the dates of its constitution। अब ये अथॉरिटी बनने के बाद से इनका पहला काम यही रहेगा कि ये एक चार्टर बनाएंगे जो कि कंपनी सोसाइटीज़ और उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्कस किए गए टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से रहेगा। ये भी अच्छी बात है। द अथॉरिटी शैल डिसमिनेट एनी नेसेसरी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन collected on the use of digital communication tool to the state governments to disseminate it to the companies and society। जो भी लाइक नेसेसरी इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें नॉलेज वगैरह आएगा वो समय समय पे चीज़ें देते रहेंगे। द राइट एंड बेनिफिट bestowed on employees prescribed in this act shall be addition to those already enjoyed by them under different ongoing government employee welfare scheme। और इसमें एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट को रिस्टोर करने की बातचीत यहाँ पे है, ये ज़्यादा हमारे लिए कुछ हुआ नहीं है। अब आगे देखते हैं। द अथॉरिटी शैल अंडरटेक द बेसलाइन स्टडी टू कलेक्ट द comprehensive data to use about use of digital communication tool outside the work hour and in personal life by the all worker either employed in company or society, which shall completed in 1 year from the date of constitution its constitution।
ये कुछ बेस लाइन डेटा कलेक्शन की बात हो रही है। इसमें लाइक एक प्रॉपर स्टडी करेंगे कि अ, इस ये आने के बाद ये क्या इम्पैक्ट रह रहा है कंपनी और सोसाइटी और उनके एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस, इन सब चीज़ों को लेके। द अथॉरिटी में डायरेक्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सोसाइटीज़ एंड कंपनी असिस्ट इन कंडक्टिंग द बेस लाइन स्टडी। और ये बेस लाइन स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट जो है मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉयर को ही आपके उनसे असिस्टेंट्स लेंगे। तो इसमें तो लाइक थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि जो एम्प्लॉयर होगा वो थोड़ी ना उतनी चीज़ों को मतलब डेटा मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो इसमें मेरे हिसाब से लाइक कोई आदमी जो एम्प्लॉई यूनियन का हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर ये डेटा कलेक्ट कराने में आ रहा है। तो एवरी एम्प्लॉय शैल हैव द राइट टू डिस्कनेक्ट आउट ऑफ वर्क। राइट टू डिस्कनेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये इस 7th सेक्शन में डिस्कस हुआ है। मतलब सभी एम्प्लॉयज़ को अधिकार दिया जाता है कि अपना काम ख़त्म करने के बाद से वो लाइक उनके पास अधिकार है कि बाद में वो अगर कोई चीज़ें हैं तो वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि वो उनसे नहीं हो पाएगा आफ्टर वर्किंग आवर्स। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। द राइट टू डिस्कनेक्ट मीन्स while the employer may contact the worker after the work hour, the employee is not obligated to reply or shall have right to refuse to answer such calls। मतलब कि वर्क आवर के बाद अगर कोई एम्प्लॉयर उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसके पास राइट है कि वो रिफ्यूज़ कर जाए और उस चीज़ को अटेंड ना करे। और इन केस ऑफ एम्प्लॉय रिफ्यूज टू रिप्लाई द कॉल ड्यूरिंग द आउट ऑफ वर्क आवर, सच एम्प्लॉय शैल नॉट सब्जेक्ट टू एनी डिसिप्लिनरी एक्शन बाय द एम्प्लॉयर। उसके बाद से कोई एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय पे किसी प्रकार का एक्शन भी नहीं ले सकते कि क्यों उनके कॉल या उनके काम को उन्होंने किया नहीं आफ्टर वर्क आवर। The authority shall direct every individual, company, and society having more than 10 employees to conduct negotiation with employees union or employees representative to decide the terms and conditions for the working out of working hours। ये अथॉरिटी जो लाइक ऊपर कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो निर्देश दे सकती है इंडिविजुअल, कंपनी, सोसाइटी, सभी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कि वो नेगोशिएट करें अपने एम्प्लॉयज़ से या फिर कोई यूनियन उनके यहाँ बना हुआ हो एम्प्लॉयज़ का या कोई एम्प्लॉयज़ का रिप्रेजेंटेटिव हो कि वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे वर्किंग आउट ऑफ वर्क आवर्स पे काम करेंगे। अगर मतलब काम की टाइमिंग के ख़त्म होने के बाद वो कैसे काम करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। Provided that the right to disconnect rule and protocol shall be negotiated at the level of individual company or society taking into consideration to diverse work culture of different entity and their the competitive needs। यहाँ पे ये बात कहा गया है कि लाइक राइट टू डिस्कनेक्ट रूल में जो भी यहाँ पे नेगोशिएट हो जाएगा तो उसको
जैसे कुछ कुछ कंपनियों के अलग रूल होते हैं, जैसे कॉल सेंटर वगैरह। अब यहाँ पे तो लाइक 24/7 की सर्विस अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। हम्म। तो जैसा जिसकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से नेगोशिएट करके ये सारी चीज़ों को देखने का और करने का प्रावधान बनाया गया है। द इंडिविजुअल रजिस्टर्ड एंटिटी, company or society, shall produce its charter dealing the clarification on out of work hours, service condition of employees, and the respective demand of the employers. uh, mm, 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 सभी कंपनियों को अपने चार्टर वगैरह ये सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन बना के और सारी चीज़ें मेंशन करके रखना है। The Charter of Individual the Charter of Individual Entity made under the subsection of 2 of Section 8 shall identify an individual basis as when an employee be contacted contact during the out of work hour and the holiday which are arrived at through negotiation and mutually agreed of employer and employee। ये भी ये भी छोड़ते हैं अभी। Every employee shall entitled to right to disconnect when connected for the work related purpose during the more than agreed upon the subsection of 1 and 2। An employer may contact any employee either through telecom, video call, messages, email, in any form of communication out of work hour during the time mutually agree upon by the such employee and employer। अगर कोई लाइक दोनों सहमति से कुछ टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो ये आराम से कर सकते हैं। वर्किंग ड्यूरिंग एवरी एम्प्लॉय वर्किंग ड्यूरिंग आउट ऑफ वर्क आर म्यूचुअली अग्रीड सेल इंटाइटल्ड टू ओवर टाइम एट नॉर्मल वेजेस रेट। अगर कोई वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम मिलना चाहिए। Every registered company and society shall constitute employees welfare committee consisting of its employees to assets represent and employees for negotiation for the term and condition out of work with the employee। Every registered company and society shall constitute a employees welfare committee consisting of employees to assist the represent the negotiation। Every registered company and society shall constitute employees welfare committee consisting of employees to assist or represent employees for the negotiation of the terms and condition of out of work hour with the employers। ठीक है, ये भी बात सही है कि लाइक सभी रजिस्टर्ड कंपनी को अपने यहाँ एक एम्प्लॉयज़ वेलफेयर कमेटी बनानी पड़ेगी जो उसमें लाइक उनके एम्प्लॉयज़ की कंसिस्टिंग हो, जो उनको रिप्रेजेंट कर सके फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। एंड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल इंश्योर द दैट द negotiation for the conditions of outside work hours between employees and employer are conducted at regular interval to ensure flexibility in rule of right to disconnect। The charter of the individual entity shall explicitly mention normal out of work hour to be followed until the agreement is reached between the employee and employer।
The charter of provided that if any employer conduct contact is employed during the period when no mutually agreed up out of work period, the employee during out of work hours shall not be obliged to respond and shall have right to disconnect, may choose to respond, or for which shall be entitled to get overtime pay in such manner as may be prescribed. अगर कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है और उसके बाद भी कांटेक्ट करता है तो एम्प्लॉय के पास राइट है डिस्कनेक्ट कर सकता है और मे बी रिस्पॉन्ड भी कर सकता है और अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसको प्रॉपर ओवर टाइम भी मिलना चाहिए. Every individual registered entity, company, or society shall frame a policy for its employees who are working in remote area or involved in teleworking or working from home. Such policy has been mutually agreed by the employees. जैसे वर्क फ्रॉम होम वगैरह अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए भी म्यूचुअली जो भी अग्रीमेंट हो रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेस में वो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है. एवरी इंडिविजुअल रजिस्टर्ड एंटिटी कंपनी सोसाइटी शैल अंडरटेक अवेयरनेस प्रोग्राम to sensitive its employees on reasonable use of digital communication tool for the work related purpose during the travel and teleworking. इनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी बनाने के करने के लिए इन सब चीज़ों के बारे में भी डायरेक्शंस आ रही हैं इस एक्ट से. द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट with the individual entity provide counseling services to employee to help them maintain work life balance. इनके लिए काउंसलिंग वगैरह के लिए भी so that they can maintain the work life balance का भी प्रोविज़न है. The appropriate government shall set up digital detox center and provide digital detox counseling services to citizens for reasonable personal यूज़ ऑफ डिजिटल एंड कम्युनिकेशन टूल्स. ओके ठीक है ये भी अच्छी बात है. एवरी इंडिविजुअल एंटिटी शैल पे पेनल्टी एट द रेट of 1% of total employees remuneration of total employees remuneration. मेरी हैंड राइटिंग बड़ी खराब हो गई है. अगर एनी आउट ऑफ वर्क सर्विस कंडीशन नॉट डिफाइंड इन चार्टर्ड मेड अंडर सेक्शन 9, ठीक है, अगर वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे. एनी आउट ऑफ वर्क सर्विस कंडीशन नॉट डिफाइंड इन पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग रिमोटली अंडर सेक्शन 15, अगर सेक्शन 15 का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो, और एनी अधेरेंस टू एनी ऑफ द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, और इस एक्ट का कोई भी प्रोविज़न अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो क्या करना है. 1% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज सैलरी जाएगा पेनल्टी में. सीधा सा यही है फंडा. फिर आगे देखते हैं. The authority shall prepare once every year as may be prescribed an annual report giving the summary on its activity including the scheme it has undertaking recommended to government over the year. It shall contain a statement of annual account of authority. ये उनके
अथॉरिटी वगैरह की चीज़ें हैं। द कॉपी ऑफ रिपोर्ट सेल्फ फॉरवर्डेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भी जाएगी ये कॉपी। फिर 21 नंबर पे आते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट shall from time to time after due appropriation made by the parliament by law in this behalf provide to request the fund for carrying out of purpose of ये फंड वगैरह का बात हो रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, बस यहीं ख़त्म हो जा रहा है। सो थैंक यू।